चलो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सप्लाई अंडर जीएसटी। यहाँ से एक्चुअल जीएसटी स्टार्ट होगा। ओके, अब तक का इंट्रोडक्शन था, इसमें से 5 मार्क का आएगा और वो भी स्पेसिफिक आर्टिकल नंबर 246A एंड टैक्सेस सबस्यूम्ड, उसमें से ज्यादा करके आता है। ओके, तो ये दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। एंड डेफिशिएंसीज, ओके, ये 3 क्वेश्चन लिख के रखो पिछले चैप्टर में से। डेफिशिएंसी, टैक्सेस सबस्यूम्ड एंड 246A एंड 216A। 246A, 269A, डेफिशिएंसीज एंड, और एक क्या बोला मैं भूल गया, क्या बोला था? टैक्सेस सबसे, हाँ, थोड़ा ऐसा भूलने का आदत है। और वापिस अभी 246A, 269A, टैक्सेस सबस्यूम्ड एंड डेफिशिएंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर सप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन पॉसिबल है इसमें से। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ सप्लाई चैप्टर। देखो, सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं आएगा। ओके, सप्लाई होगा तो वेरी गुड, जीएसटी आ सकता है। समझ में आया पॉइंट? सप्लाई होगा तो आ सकता है, लेकिन सप्लाई नहीं होगा तो कंफर्म नहीं आएगा। ओके, तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज सप्लाई। सप्लाई मींस इट इज अ टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, टैक्सेबल इवेंट है, मतलब अगर आप लोगों ने ये इवेंट किया तो देर इज अ चांस ऑफ जीएसटी बीइंग एप्लीकेबल। क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है कि कुछ तो आप लोग ऐसा करना चाहिए विच विल गिव राइज टू सप्लाई, और अगर सप्लाई रहेगा तो ही हम लोग के पास पावर रहेगा टू कलेक्ट जीएसटी। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट, क्योंकि इसके ऊपर ही आगे के चैप्टर बेस्ड है। ओके, आगे का चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी, थर्ड चैप्टर। चार्ज ऑफ जीएसटी मतलब गवर्नमेंट को जीएसटी कौन भरेगा। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई करके आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब कब भरना है। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी गवर्नमेंट को मिलना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कौन से वैल्यू पे भरना है। तो ये सब चैप्टर हम लोग कब पढ़ सकते हैं? जब हम लोग का ट्रांजेक्शन सप्लाई तो हो, मतलब कि ये एकदम बेसिक चैप्टर है, ये नहीं आया तो फिर आगे का नहीं आ सकता। क्लियर है सब लोग को? ओके, सो गवर्नमेंट ने सप्लाई को बहुत सोच समझ के डिफाइन किया है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इधर से निकल गया ना बाहर, तो वो आने वाले किसी भी चैप्टर में फॉल नहीं करेगा। वो बोलेगा कि भाई मेरा ट्रांजेक्शन तो सप्लाई है ही नहीं, तो फिर आगे के चैप्टर में क्यों फॉलो करूं। आ रहा है समझ में? तो अपना ट्रांजेक्शन सप्लाई होना जरूरी है, तो ही क्या हो सकता है, आने वाला चैप्टर पे हम लोग बात कर सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं, कब भरना है बात कर सकते हैं। ओके, सो सप्लाई इज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, और सेक्शन नंबर 8 भी हम लोग को साथ में सीखने का। ठीक है, तो सप्लाई का मीनिंग क्या लिखा है वो हम लोग यहां पर समझते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स various forms of supply such as अभी इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद रखने का। ओके, बेस्ट एलडीआर। ओके, एक शॉर्ट फॉर्म बेस्ट एलडीआर। बी इज फॉर बार्टर। ओके, ई एक्सचेंज, एस सेल, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल एंड रेंटल।
ओके, व्हेन मेड और agreed to be made, agreed to be made in course or furtherance of business for consideration. ओके, अब देखो, अभी क्या बोलते हैं यहां पर, सबसे पहला सप्लाई इंक्लूड्स, सबसे पहला वर्ड क्या है, सप्लाई इंक्लूड्स। सो दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब कि इसके अंदर जो लिखा है वो सब चीजें सप्लाई है, और इसमें जो नहीं भी लिखा है वो भी सप्लाई है। ओके, मतलब यहां पर जो लिखा है वो तो चलेगा, तो ये गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल्स दिया है। देखो इधर हम लोग देखें ना, सच एज करके लिखा है। सच एज मतलब ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स है, मतलब जो एग्जाम्पल में फिट नहीं होगा वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई। तो यहां पर देखो, ये डेफिनेशन का ना दो पार्ट है। ये जो पहला पार्ट देख रहे हैं ना अपन, यहां तक ओके, ये बता रहा है फॉर्म ऑफ सप्लाई। ये क्या बता रहा है, फॉर्म ऑफ सप्लाई। फॉर्म ऑफ सप्लाई मतलब जब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं तो वो सप्लाई दिखेगा किस तरीके से। अभी मैं लेक्चर दे रहा हूं, वेदर इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई, यस इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है पॉइंट। अगर आप लोगों ने लैपटॉप खरीदा, वेदर इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई, यस, आ रहा है पॉइंट समझ में, ओके। अब ये जो फॉर्म ऑफ सप्लाई है, ये सप्लाई कब बनेगा वो यहां पर लिखा है। अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, ओके, आप लोग ने आपका जूना पुराना बुक्स को सेल किया, एंड नवनीत ने भी सेल किया। अभी आप लोगों ने सेल किया था, मतलब आप लोग ना ये डेफिनेशन का फर्स्ट पैरामीटर फुलफिल कर रहे थे, सेल, लेकिन आप लोगों ने सेकंड पैरामीटर फुलफिल नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट। मतलब ये डेफिनेशन जो है ना सप्लाई का, ओके, इसमें प्रॉपरली फिट करने के लिए सेकंड पॉइंट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो है ना, फर्स्ट पॉइंट ये सबसे पहले बोलता है डेफिनेशन जो है ना वो इंक्लूसिव है, एंड दूसरा यहां पर जो लिखा है वो सब क्या है, एग्जाम्पल से। मतलब ये खुल के कुछ भी बात नहीं कर रहा है, और बात करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुल के बात करेगा ना तो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब डेफिनेशन जितना बड़ा रहता है ना उतना वो छोटा रहता है, क्योंकि अगर वो डेफिनेशन बड़ा है मतलब उसने अपना बाउंड्री बना दिया। अब बाउंड्री बना दिया मतलब उसमें फिट करूंगा तो मैं फिट होऊंगा, नहीं तो बाहर। लेकिन ये डेफिनेशन कैसा है, छोटा डेफिनेशन है, इसने अपना बाउंड्री नहीं रखा है। बाउंड्री नहीं रखा मतलब कि जो बाउंड्री के बारे वो भी इस डेफिनेशन के अंदर है। सबको समझ में आ रहा है क्या पॉइंट, एवरीवन क्लियर। अभी समझो कि आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड नाराज है, एग्जाम्पल, वो बता ही नहीं रहा है कि क्यों नाराज है, या वो बता नहीं रही है कि क्यों नाराज है। ओके, खाली उसने बोला कि तूने कुछ गलत किया, तू सोच, समझो इतना ही बोला। ओके, अभी आप लोग क्या सोचोगे, मैंने ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया, मतलब आप लोग ज्यादा सोचोगे। समझ में आ रहा है पॉइंट, मतलब कवरेज ज्यादा हो गया। ओके, लेकिन अगर समझो उसने बोल दिया कि कॉलेज में जाने के टाइम तूने मुझे कॉल नहीं किया सुबह को, तो अभी आप लोग क्या बोलोगे, अच्छा सुबह को कॉल नहीं किया, मतलब कौन से दिन नहीं किया रहेगा, आप लोग उतना ही सोचोगे। मतलब जब एक्सप्रेस किया ना डेफिनेशन ने, तब हम लोग बराबर उतने में फॉल करेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन कैसा है, इंक्लूसिव है, मतलब ज्यादा बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि खुद सोचो। समझ में आ रहा है क्या ये, ओके, क्लियर है सब लोगों को, सबकी यादें ताजा हो गई। यादों को बाहर रखना, अभी इंटर चालू है, नहीं तो पास नहीं होगे तुम लोग। ये फैक्ट है। देखो मैं एकदम सिंपल फैक्ट बता, जब दोनों जन सीए करते हो ना तब पास हो जाएंगे, लेकिन एक नॉन सीए और एक सीए रहेगा,
तो इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्योंकि सीए का प्रेशर सामने वाला नहीं समझ सकता, उसको लगे क्या एग्जाम तो है, दे के बता। उसको बोलने का तो फाउंडेशन दे, अपन दोनों फाउंडेशन दे, एंड देन फिर वो उधर से बाय बाय हो जाएगा और फिर आप लोग इंटर में पढ़ाई कर पाओगे। ओके, तो बहुत चैलेंजेस फेस होती है। सुनो, हाँ, तो सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, मतलब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ सप्लाई है। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर? ओके। कौन से फॉर्म ऑफ सप्लाई है? अलग अलग है, बहुत सारे। सबसे पहला बार्टर, तो ये सब एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहला है बार्टर। बार्टर मतलब गुड्स दिया तो सामने से गुड्स मिला या तो सर्विस मिला। तो यहां पर अपने को मनी नहीं मिल रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन इन काइंड और नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहां पर बार्टर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। मतलब अगर समझो मैंने लेक्चर बेचा और आप लोगों ने मेरे को बाइक दिया, ओके, तो लेक्चर देना इज अ सप्लाई, एंड बाइक आप लोग ने दिया तो वो भी सप्लाई है। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वो बाइक बेचना आपका बिजनेस का पर्पस था। समझो आप लोग का बाइक का शोरूम है और आपसे मैंने बाइक लिया, तो यहां पर क्या होगा, लेक्चर इज अ सप्लाई फॉर मी, बाइक इज सप्लाई फॉर यू, तो दोनों का ट्रांजेक्शन सप्लाई होगा। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद एक्सचेंज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज? हाँ, समथिंग इन कैश। देखो, बार्टर में क्या होता है, इक्विवेलेंट वैल्यू का गुड्स एक्सचेंज हो जाता है। ओके, लेकिन एक्सचेंज में क्या होता है, कुछ पैसा भी देना पड़ता है। जैसे अगर आपने जूना मोबाइल देके नया मोबाइल खरीदा, तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू पर आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, थोड़ा सा हम लोग को एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट? उसके बाद सेल। सेल मतलब, कम ऑन, सेल का मतलब क्या हुआ? सेल का मतलब सेल? नहीं नहीं, और अच्छे से बोलो। सेल का मतलब सेल होता तो पूछता ही क्यों मैं? हाँ बोलो, सेल का मतलब। हाँ, अरे वाह। सेल मतलब सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। देखो, सेल मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करना। सेल मतलब क्या? ओनरशिप ट्रांसफर करना। AS9 पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? पढ़ा है कि नाम सुना है? मैंने नहीं पढ़ा है। तुम लोगों ने नहीं पढ़ा? तुम लोग कौन से? आधे लोगों ने आधे बच्चों ने पढ़ा है। कौन से बच्चों ने पढ़ा है? जैन वालों ने। तो मे वालों ने नहीं पढ़ा है? तो उल्टा होना चाहिए ना, May 27, हाँ सॉरी सॉरी। हाँ तो ठीक है, बराबर बराबर। ओके, तो AS9 करके एक स्टैंडर्ड आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसमें लिखा है कि जब ये रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओके, ट्रांसफर होता है ना, ओके, तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो समझो कि मैंने लैपटॉप खरीदा, ओके, तो लैपटॉप वाले ने लैपटॉप बेचा। अभी मैंने उसको पैसा दे दिया और मैंने उसको बोला कि तुम कल डिलीवरी दे दो। लेकिन पिछले दिन जब मैंने उसको पैसा दे दिया, मतलब उसने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर है अभी। ओके, और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब हो सकता है? जब भी देर इज अ सर्टेनिटी ऑफ रिसीट ऑफ मनी, सर्टेनिटी मिलना चाहिए कि पैसा मिलेगा। ओके, तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा तब हम लोग सेल रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अभी और एक एस तुम लोगों ने पढ़ा रहेगा, AS7, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। आधे बच्चों ने ये भी पढ़ा है, ये किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा। ओके ओके, अभी ये क्या रहता है देखो, अभी समझो मैं एयरपोर्ट बना रहा हूं। अभी एयरपोर्ट बनाने का काम एक दो दिन में खत्म होगा क्या? नहीं। समझो 3 साल लगा। अब 3 साल तक क्या मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा कि नहीं करूंगा? देखो, एयरपोर्ट बनेगा 3 साल बाद, पर खर्चा तो रोज हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ईयर 1 में मैंने समझो एक्सपेंस किया 10 लाख का, लेकिन एयरपोर्ट बना ही नहीं अब तक।
तो मैं तो लॉस में जाऊंगा ना ईयर 1 में। यस और नो, सोचो थोड़ा ध्यान से। मैंने 10 लाख का खर्चा किया लेकिन एयरपोर्ट 3rd ईयर में बनेगा, तो ईयर 1 एंड ईयर 2 तो मेरा लॉस में जाएगा, एंड ईयर 3 में ज्यादा ही प्रॉफिट आएगा। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है। ओके, इसको यूनिफॉर्म करने के लिए AS7 है। AS7 बोलता है 10 लाख का तुमने खर्चा किया तो तुमने काम कितना किया। समझो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू था 50 लाख, उसमें से मैं 25% कर चुका। ये 10 लाख के खर्चे में मैं 25% कर चुका, तो अब मेरे को क्या करना है, 50 लाख का 25% को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ओके, 12.5 लाख। तो अभी मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा ईयर 1 में, 2.5 लाख। सबको समझ में आ रही है क्यों बताया? क्योंकि यहां पर क्या होगा, गवर्नमेंट जो है ना, GST ओके अपने से मांगेगा। गवर्नमेंट बोलेगा कि हम लोग नहीं रुकेंगे आपका एयरपोर्ट बनने तक। ओके, आप लोग का जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है वैसे वैसे GST भी भरना है। तो इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर आएगा विच इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई, जो हम लोग को एग्जैक्टली बताएगा कि कब आपको GST भरने का। ओके, उसके बाद ट्रांसफर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? बोलो, ट्रांसफर मतलब? थोड़ा अच्छे से। चेंज ऑफ पोजीशन। ओके, बोलो, ट्राई करो, आंसर आना चाहिए, नहीं तो कल से टाइम पे आने का, नहीं तो आंसर देना पड़ेगा। हाँ, अच्छा इंप्रूवमेंट है। हाँ, 8:40 से 8:25। फर्स्ट डे लेट आए थे ना। हाँ तो फिर नहीं नहीं, 8:25 का है। क्या बात है, 8:03 को तो लेक्चर स्टार्ट किया। ओके ओके, तो आंसर बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? ओके, अरे तुम लोग OC का आंसर क्यों लिखते हो? व्हाट इज सेल्स? सेलिंग ऑफ गुड्स। व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफरिंग ऑफ गुड्स। हाँ बोलो। ओके, ठीक है। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, तो और सोचो। वो तो नीचे अलग से देखेंगे। हाँ हाँ, इधर ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। ओके, देखो बराबर है, पर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज लिखेंगे हम लोग। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज मतलब क्या होता है इसका? हम लोग ने किसी को असेट दिया वापरने के लिए, उसका हो नहीं गया, वो असेट अपना ही है लेकिन वापर रहा है वो, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, उसके बाद लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, रेंटल। वो ना डिस्पोजल पे पहले हम लोग फोकस करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्पोजल? स्क्रैप सेल्स। ओके, डिस्पोजल इज नथिंग बट स्क्रैप सेल्स। अगर आप लोग गुड्स को स्क्रैप में बेचते हो, सेकेंड हैंड में बेचते हो, दैट इज डिस्पोजल। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल फर्स्ट सेल कर रहे हो, ओके फर्स्ट सेल अगर आप लोग कर रहे हो, मतलब समझो विजय सेल्स, उसने AC बेचा, तो वो सेल बोलेगा कि डिस्पोजल बोलेगा? सेल बोलेगा। लेकिन अगर ये क्लासेस ने ये AC बेचा जो 20 साल से यूज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे डिस्पोजल। आ रहा है समझ में? ओके, तारीफ किया क्लास का कि 20 साल तक AC है बराबर। ओके, सुनो आगे। हाँ, उसके बाद लीज हमने देख रहे थे यहां पर, लीज एंड रेंटल। ओके, लीज एंड रेंटल में क्या डिफरेंस होगा? लीज एक लॉन्ग टर्म रहता है, ओके, और रेंटल शॉर्ट टर्म रहता है। रेंटल में हमारे पास ज्यादा राइट्स नहीं रहता है। समझो भाड़े का घर है अपना, होगा तो हम लोग को कलर करवाने के लिए भी उसको पूछना पड़ेगा कि भाई हम लोग करवाए कि नहीं करवाए। ओके, लेकिन लीज में क्या होएगा, हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन खुद से कर सकते हैं। ओके, तो लीज में थोड़ा सा पावर ज्यादा रहता है अपने पास, रेंट में कम रहता है। लाइसेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसेंस? लाइसेंस मीन्स लाइसेंस। वाह, अभी थोड़ा अलग अच्छा आंसर है। परमिट टू यूज, बराबर है। ओके, लाइसेंस मीन्स परमिट टू यूज। अब जैसे टैली, सुना है टैली? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर।
हाँ, तो टैली वापरने का लाइसेंस रहता है. ओके, देयर आर टू वर्जन्स, एजुकेशनल एंड लाइसेंस्ड वर्जन. लाइसेंस वर्जन में क्या होता है, हम लोग को प्रॉपर सब एक्सेस मिलता है सब चीजों का. एजुकेशनल में रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहता है. तो ये लाइसेंस अपने को ऐसा दिखेगा नहीं किधर. ओके, उन लोग क्या करते हैं, एक्सेस देते हैं. अभी एक्सेस देना इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सप्लाई. आ रहा है समझ में, एक्सेस दिया, वापरने को दिया, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई. सबको समझ में आ रहा है. देखो, फॉर्म ऑफ सप्लाई इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, वो सब एग्जाम्पल्स है. अगर उधर नहीं भी लिखा है तो भी वो फॉर्म ऑफ सप्लाई है. देखो, लिखा है तो है ही है, नहीं लिखा है तो भी फॉर्म ऑफ सप्लाई है. कैसे मालूम पड़ रहा है, कौन से वर्ड से मालूम पड़ रहा है बोलो. हाँ, इंक्लूड्स एंड दूसरा वर्ड सच एस. तो ऐसा क्या है जो इधर नहीं लिखा है. एक एग्जांपल देता हूं. समझो क्लासेस ने मेरे को पैसा दिया और बोला कि ये पैसा लेक्चर लेने का नहीं है, लेक्चर दूसरे किधर नहीं लेने का है. ये नॉन कंपीट फीस. समझो क्लास ने बोला कि आप वाशी में दूसरे किधर नहीं सिखाना, उसके लिए हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे. अब मेरे को बताओ, ये जो 1 लाख रुपया मिल रहा है, वेदर इट इज फॉर बार्टर, फॉर एक्सचेंज, फॉर सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, रेंटल, लाइसेंस, कुछ है क्या ये, कुछ भी नहीं. वो इनकम टैक्स देखो, दोनों दोनों लगता है हर एक ट्रांजेक्शन पे. जीएसटी भी लगता है, इनकम टैक्स भी लगता है. अभी सेल ऑफ लेक्चर, इस पे जीएसटी लगता है अपफ्रंट, लेकिन इनकम टैक्स लगता है आफ्टर रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. तो दोनों लगता है. तो नॉन कंपीट फीस इज द एग्जाम्पल ऑफ सच एन आइटम जो यहां पर कवर्ड नहीं किया. देखो, यहां पर सब कवर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल चीज है. इधर का लिस्ट अगर इन लोगों ने 2 पेज का बनाया तो 2 पेज के बाहर लोग चले जाएंगे. तो इससे चाहे लोग ज्यादा लिखते ही नहीं, बोलते इतना ही. और ये सब एग्जाम्पल है. आया समझ में यहां तक. ओके, अभी ये सब चीजें सप्लाई कब मानी जाएंगी. देखो, व्हेन मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन. उल्टा करना है इसको थोड़ा, फॉर कंसिडरेशन. फॉर कंसिडरेशन, उसके बाद आगे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, मतलब बात तो एक ही है. व्हेन अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन एंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. हाँ देखो, अभी यहां पर जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उधर जाते हैं. फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था, सप्लाई होने के लिए 2 चीज होना चाहिए. क्या 2 चीज होना चाहिए, कंसिडरेशन एंड बिजनेस. ओके, तो यहां पर देखो, सबसे पहला आपके ट्रांजेक्शन में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन, और दूसरा बिजनेस. ओके, सो यहां पर बिजनेस और कंसिडरेशन, ये दोनों टर्म हम लोग को समझना है. ओके, अभी कंसिडरेशन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स लिखा है. कंसिडरेशन के बारे में थोड़ा बात की. देखो, 2 फैक्टर्स है, एक और ये दूसरा. ओके, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. पहला है कंसिडरेशन, दूसरा है बिजनेस. अब कंसिडरेशन के लिए गवर्नमेंट बोलता है कंसिडरेशन कैन बी पेड बाय एनीवन. ओके, पेड बाय एनीवन. अभी लेक्चर तुम लोगों ने लिया, पर पेमेंट किसने किया, क्लास थोड़ी पे करेगा. पेमेंट किसने किया, मैंने बोला किसको किया, नहीं बोला किसने किया. तुम लोग के मॉम डैड ने किया. किसने पेमेंट किया, तुम लोग के मॉम डैड ने पेमेंट किया. लेकिन लेक्चर वो लोग नहीं ले रहे, आप लोग बेनिफिशियरी है. सो देयर आर 2 टर्म्स. ओके, रिसिपिएंट एंड बेनिफिशियरी. आ रहा है समझ में, 2 टर्म्स, रिसिपिएंट एंड बेनिफिशियरी. अभी लेक्चर के बेनिफिशियरी आप लोग है, लेकिन रिसिपिएंट आपके मॉम डैड है.
सो इसीलिए ये टर्म यहां पर लिखा है इन लोगों ने, इट कैन बी पेड बाय एनीवन, कोई भी पे कर सकता है। सबको समझा पॉइंट? तो चाहे आप लोग पे करो, आपके मॉम डैड पे करे, आपके फ्रेंड पे करे, कोई भी पे करे, ओके, तो कोई भी पेमेंट करेगा तो भी चलेगा। आया समझ में? बराबर है, बोल सकते। यस। ओके, सेकेंड पॉइंट, कंसिडरेशन कैन बी इन काइंड। ओके, काइंड ऑल्सो पॉसिबल, मतलब समझो कि आप लोगों ने क्लासेस को पैसे के बजाय, आप लोग का कोई बिजनेस है समझो मॉम डैड का, वो चीज दे दी। ओके, समझो कि मैडम को आप लोगों ने कार गिफ्ट किया, समझो 5 लोग 6 लोग मिलके कार गिफ्ट। ओके, तो लेक्चर का वैल्यू इतना बड़ा नहीं है कि कार आ जाए उसमें, ठीक है, पर समझो ऐसे 5 6 लोग ने मिलके मतलब एक कार बाय करके दिया। अभी मैडम ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरे को पैसा तो मिला ही नहीं तो मैं जीएसटी क्यों भरूं। देखो, कंसिडरेशन होना चाहिए बोला। अभी आप लोगों ने नॉन मॉनिटरी चीज दिया है, पैसा नहीं दिया, पर फिर भी मैडम को लेक्चर पे जीएसटी भरना पड़ेगा, चाहे पैसा मिले या फिर पैसे के जगह पे कोई और चीज वस्तु मिले। सबको समझा? हाँ हाँ, परफेक्ट, यस, वेरी गुड। देखो, अगर समझो आप लोगों ने कार परचेज किया तो कार के ऊपर Hyundai ने जीएसटी आपको लगाया रहेगा। ओके, वो तो आप लोग को बेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है, और फिर आप लोग ने कार वो मैडम को दिया। क्लियर है पॉइंट? मतलब यहां पर कार के ऊपर का जीएसटी आपका लॉस हुआ, मतलब एज गुड एज लेक्चर पे आप लोग का जीएसटी लॉस होता है वैसे ही कार पे लॉस होएगा। ओके, तीसरा पॉइंट, रिफंडेबल डिपॉजिट्स, रिफंडेबल डिपॉजिट्स आर नॉट कंसिडरेशन। ओके, रिफंडेबल डिपॉजिट्स आर नॉट कंसिडरेशन। देखो इसका मतलब क्या, अगर मान के चलो कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करके पैसा मिलता है लैंडलॉर्ड को। ओके, आप लोग अगर रेंट पे रहेंगे ना तो पहला 6 महीने का रेंट एज अ सिक्योरिटी ले लेता हो। ओके, फिर बाद में अगर समझो आपका प्रॉपर्टी वगैरह खराब हुआ तो वो डिपॉजिट में से कट कर डालते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, तो यहां पर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा ना वो रिफंडेबल होता है, क्योंकि टेन्योर खत्म होएगा तो पैसा भी वापस देना पड़ेगा। ओके, लैंडलॉर्ड अपने को रिटर्न कर देगा, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं आएगा, भले उसको पैसा रिसीव हो रहा है। ओके, मनी इज रिसीव्ड, बट फिर भी उस मनी से उसने कुछ सप्लाई नहीं किया। पॉइंट समझ में आया सब लोग? ओके, लेकिन अगर मान के चलो आपने 60,000 रुपीज उसको डिपॉजिट दिया था। क्या दिया था? डिपॉजिट। अब वो डिपॉजिट में से समझो कुछ डिडक्शन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इधर से निकल रहे हो अभी। ओके, आप लोग रेंट पे रहते अभी निकल रहे हो, लास्ट महीने का रेंट था 10,000। अभी आप लोगों ने उसको क्या बोला कि मैं 10,000 आपको दूंगा और आप मेरे को 60,000 रुपए रिटर्न करोगे। उससे अच्छा आप एक काम करो, ये 60 में से क्या करो, हाँ 10,000 काट लो और ऊपर का कितना दे देना, 50,000। तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो 10,000 काटा है ना इसको हम कंसिडरेशन बोलेंगे। सबको समझ में आया? तो ये 50 इज नॉट अ कंसिडरेशन बट दैट 10,000 इज कंसिडरेशन, क्योंकि ये सप्लाई के सामने काटा है। ओके, उसने भाड़े पर घर दिया, ओके, उसके सामने ये माइनस किया। एवरीवन क्लियर? आया समझ में? डाउट? नहीं डाउट्स? चलो यहां तक क्लियर सब लोगों? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड फॉर forbearance of act or refrain from doing act।
ओके, फोरबियरेंस मतलब टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। फोरबियरेंस मीन्स टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस। सुना है कभी? सुना है कभी टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस के बारे में? तुम लोगों को सोगा में था शायद। ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, मैं एक बार एग्जांपल देता हूं। मान के चलो कि यहां पर मैं हूं, ओके, यहां पर क्लास है। ओके, मैंने क्लास को प्रॉमिस किया कि 75 आवर्स में आई विल कंप्लीट द सिलेबस। अभी मैंने समझो 80 आवर्स ले लिया, तो क्लास क्या करता है, मतलब करता नहीं एक्चुअली, मतलब क्लास क्या करता, अगर ऐसा क्लास चाहे तो ऐसा कर सकता था कि 5 घंटा मैंने जो एक्स्ट्रा सिखाया ना, उसके लिए मुझको पेनलाइज कर सकता था, क्योंकि मेरी वजह से बाकी के सब्जेक्ट डिले हुए 5 घंटे से। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो यहां पर क्लासेस विल लेवी पेनल्टी ऑन मी। क्यों पेनल्टी लगाया? क्योंकि मैंने डेडलाइन में काम खत्म नहीं किया। डेडलाइन कितना था? 75 आवर्स। ओके, लेकिन मैंने कितना लगा दिया टाइम? 80 आवर्स लगा दिया। आ रहा है समझ में? तो यहां पर क्लासेस ने मेरे ऊपर क्या लगाया? पेनल्टी। तो ये पेनल्टी का जो अमाउंट है वो मुझे पे करना पड़ेगा। किसको पे करूंगा? क्लासेस को। नाउ आंसर माय क्वेश्चन। ये पेनल्टी के लिए हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रिसिपिएंट? एवरीवन। क्लासेस कौन है यहां पर पेनल्टी के लिए? एवरीवन, जोर से बोलो। ओके, आंसर इज सप्लायर। देखो, एकदम सिंपल लॉजिक सोचने का। जिसको पैसा मिला वो सप्लायर, बात खत्म। अभी लेक्चर आप लोगों ने लिया, आप लोगों ने पेमेंट किसको किया? क्लास को। क्लास को पैसा मिला, तो अभी यहां पर आप और क्लास में कौन सप्लायर है? क्लास। अभी पेनल्टी का पैसा किसको मिल रहा है? क्लास को। देयरफॉर क्लास इज सप्लायर। और क्वेश्चन इज, क्लास ने ऐसा क्या प्रोवाइड किया जो उसको पैसा मिल रहा है? तो आंसर इज, क्लास हैज टॉलरेटेड माय नॉन परफॉर्मेंस। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ओके, मैंने जो टाइम पे काम नहीं किया ना, वो क्लास ने टॉलरेट किया। वो टॉलरेट करने का पैसा है ये पेनल्टी। सबको समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? तो फोरबियरेंस क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ये 75 आर के लिए मैं सप्लायर हूं, क्योंकि मैं क्लास को लेक्चर दे रहा हूं, मुझे पैसा मिल रहा है। ओके, लेकिन जो ऊपर का 5 घंटा है जिसके लिए मुझे पेनल्टी देना पड़ रहा है, उसके लिए क्लास इज सप्लायर। आया क्या समझ में? क्लियर एवरीवन? ओके। उसके बाद रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एक्ट, जो हम लोगों ने अभी भी एक एग्जांपल लिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रेन? बोलो, रिफ्रेन का मतलब? अभी भी एग्जांपल दिया। हाँ, अगर समझो क्लास ने मुझको बोला कि वाशी में दूसरे किधर नहीं सिखाने का, तो क्लासेस मुझको जो पैसा दे रहा है ना, इट इज नॉट फॉर डूइंग समथिंग। हाँ, इट इज फॉर नॉट डूइंग समथिंग। इसको बोलते हैं रिफ्रेन। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? रिफ्रेन मतलब कुछ नहीं करने का पैसा मिलना। आ रहा है समझ में? ओके। और एक पॉइंट, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अगर हम लोगों को क्या मिल रहा है? सब्सिडी मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस केस में हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे। देखो, सब्सिडी दिया तो कुछ कंडीशन फुलफिल करना है, नो डाउट। ओके, दैट इज बिकॉज कि कोई गलत फायदा ना उठा ले। तो सब्सिडी मिला मतलब कुछ काम करने का पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं। पैसा मिल रहा है तो कुछ कंडीशन फुलफिल करना है, वो है। तो सब्सिडी इज नॉट अ सप्लाई, नॉट अ कंसिडरेशन। 5 पॉइंट क्लियर है सब लोग को? बोलो, इसमें कुछ डाउट? क्या दिक्कत? देखो हम लोग वापस एक बार। इट इज पेड बाय एनीवन, और आप लोग पे करो या मॉम डैड पे करे। दूसरा, काइंड में भी चलेगा। तीसरा, रिफंडेबल डिपॉजिट रहेगा तो नॉट अ कंसिडरेशन। लेकिन अगर माइनस किया, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अप्रोप्रिएट किया।
ओके, इफ अप्रोप्रिएटेड, ओके, देन इट इज कंसिडरेशन। अप्रोप्रिएटेड मतलब माइनस करना, ठीक है। उसके बाद फोरबियरेंस के लिए पैसा मिल रहा है या तो रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एक्ट के लिए मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको, कंसिडरेशन। एंड लास्ट, सब्सिडी अगर मिल रहा है किससे, सीजीएसजी से, देन इट इज नॉट अ कंसिडरेशन, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन। देखो इधर ना 2 पॉइंट नॉट वाले थे, ओके, ये वाला एंड लास्ट वाला। नहीं, वो क्लासेस के फीस का जो टोटल है दैट वुड बी फॉर कार, तो उसमें डबल नहीं आएगा। अगर समझो आप लोग कार के बिजनेसमैन हो, मैं काइंडली बोल रहा हूँ, समझो कि आप लोग कार के बिजनेसमैन हो, आपने लेक्चर मतलब लिया और मैडम को कार दिया, तो यहाँ पर अभी देखो कार का एग्जाम्पल थोड़ा अलग है, क्योंकि सेक्शन 17 करके आएगा, उसमें ब्लॉक्ड है आईटीसी। लेकिन कार छोड़ दो, लैपटॉप का एग्जाम्पल लेते हैं। समझो कि मैडम को आपने लैपटॉप दिया और मैडम ने आपको लेक्चर दिया, तो यहाँ पर मैडम को लैपटॉप का आईटीसी मिलेगा, आपको लेक्चर का मिलेगा। आपने नहीं, बिजनेसमैन है ना, समझो कि आपके आपका लैपटॉप का शोरूम है, तो फिर, हाँ तो फिर लॉस है, तो लॉस। फीस के ऊपर पे नहीं किया, उसके सामने लेक्चर लैपटॉप दे दिया, तो उसमें आ गया, वो एक ही बार आया फिर इफेक्ट। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, कंसिडरेशन के बारे में समझना अच्छे से। ओके, अब हम लोग बिजनेस के बारे में समझें। ओके, बिजनेस में ना दो टर्म लिखा है ये लोगों ने, इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दूसरा है फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस। ओके, पहला है इन कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दूसरा फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस, ऐसा दो वर्ड्स है। अभी इसका मतलब क्या देखो, अभी क्लास ने समझो ये एसी बेचा, ओके, जो 20 साल जुना एसी है क्लास ने बेचा, समझो क्लास को कुछ पैसा मिल रहा है, वेदर इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट, क्योंकि क्लास का बिजनेस तो नहीं है एसी बेचने का, क्लास का बिजनेस क्या है, लेक्चर देने का। ओके, तो क्लास अगर एसी बेचेगा तो जीएसटी भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या लग रहा है, भरना पड़ेगा कि नहीं, भरना पड़ेगा, यस, ओके, भरना पड़ेगा। विजय सेल्स एसी बेच रहा है तो भी भरना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है सब लोगों को, क्यों ऐसा, क्योंकि जब एसी परचेस किया था ना, उस टाइम पे क्लासेस ने गवर्नमेंट को बोला था कि ये एसी को यूज करके हम लेक्चर देने वाले, समझो माइक, ओके, माइक खरीदा, अभी अपना बिजनेस है क्या माइक बेचने का, फिर भी गवर्नमेंट ने माइक खरीदने के टाइम हम लोग को आईटीसी दिया है। क्यों आईटीसी दिया, क्या रीजन से दिया, क्योंकि ये बिजनेस में यूज होगा, तो बेचने के टाइम पे भी सेम लॉजिक लगाने का, बेचने के टाइम अलग लॉजिक नहीं, बेचने के टाइम ऐसा नहीं बोल सकते कि माइक बेचने का मेरा बिजनेस नहीं तो मैं क्यों जीएसटी भरूं। खरीदने के टाइम तुमने बेनिफिट सही से लिया, अभी बेचने के टाइम जीएसटी भी भरो। आ रहा है क्या पॉइंट समझ में सब लोग को। ओके, सो देखो फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि अपना ये कोर एक्टिविटी होना चाहिए। कोर एक्टिविटी मींस विजय सेल्स अगर एसी बेच रहा है तो उसका फर्दर एंड्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एक्टिविटी कर रहा है, एंड इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ओके, मतलब ये अपना एंसिलरी एक्टिविटी होगा। अभी लेक्चर्स सेल करते करते, मतलब इन कोर्स ऑफ लेक्चर बिजनेस आई सोल्ड एसी, तो एसी पे भी जीएसटी आएगा। ओके, वैल्यूएशन अलग होगा, ऐसा नहीं कि जो प्राइस पे खरीदा वो प्राइस पे बेचने का, ऐसा नहीं, खरीदा रहेगा 30,000 में, ओके, लेकिन बेचने के टाइम पे वैल्यू अलग होगा। क्लियर है सब लोग को, सबको यहां तक समझ में आया।
आईटीसी आप लोगों ने खरीदने के टाइम पे ही क्लेम किया रहेगा, बेचने के टाइम तक मैं क्यों रुकूंगा? देना होगा। उल्टा खरीदने के टाइम पे आपने जीएसटी नहीं, आपके सप्लायर ने दिया था, आपने उसको दिया था। खरीद बेचने के टाइम पे आप गवर्नमेंट को देंगे, आप आपके कस्टमर से लेंगे। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? खरीदने के टाइम पे क्या हुआ था, समझो कि क्लासेस ने एसी परचेस किया, एग्जांपल देखो, समझो यहां पर विजय सेल्स, ओके, यहां पर क्लासेस, और यहां पर 2-3 साल के बाद एक कस्टमर आया एसी खरीदने के लिए। अभी विजय सेल ने जब आपको एसी बेचा था 30,000 का, तब विजय सेल ने क्या किया था, जीएसटी लगाया था। ओके, अब 2-3 साल बाद ये एसी सेकेंड हैंड में बिक रहा है, समझो 10,000 में बिक रहा है, तो यहां पर आपको जीएसटी लगाना है। तो आपको ये खाली एसी के ऊपर अगर हम लोग देखें तो आपको नेट जीएसटी कितना भरना पड़ा, खाली एसी की बात कर रहे हैं। देखो आप लोग का डेप्रिसिएशन भी हुआ ना, ये देखो ये असेट है, आप लोग को 1800 भरना पड़ेगा, लेकिन आपको आईटीसी कितना मिला है, 5,400। सो आप लोगों ने इसको यूज भी किया ना 3 साल तक, सो 3 साल का डेप्रिसिएशन भी रहता है। तो आने वाले चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाउ मच जीएसटी यू हैव टू पे ऑन दिस एसी। तो गवर्नमेंट ने बोला ये जो 1800 है ना ये भरना पड़ेगा, और ये 5,400 में से हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। जीएसटी में ना डेप्रिसिएशन का एक रेट है, एक ही रेट है, सारे असेट पे सिंगल रेट, 5% पर क्वार्टर। क्या रेट है? 5% पर क्वार्टर, मतलब 20% एनुअली। अभी 3 साल वापरा, ओके, 3 साल वापरा, तो कितना परसेंट माइनस करेंगे, 60%। तो अभी 5,400 में से 60% हटा दो, कितना आ रहा है, कैलसी 2,160 विच एवर इज हायर अपने को भरना है। ऐसा हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, अभी के लिए इसको मतलब नहीं समझा तो इग्नोर करो। नॉर्मली मैं क्या बता रहा हूँ, जीएसटी क्या वैल्यू पे भरना है, ओके, जो प्राइस पे हम लोग बेच रहे हैं ना वो प्राइस पे भरना है, या तो आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर, ओके, या तो 5% पर क्वार्टर। अभी 5% पर क्वार्टर बोला मतलब 3 साल में कितने क्वार्टर गए, 3 साल में कितने क्वार्टर गए, 1 साल में कितने क्वार्टर है, 4, 3 साल में 12, 12 इंटू 5, तो 60%। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने ये माइनस किया, तो हम लोग को कितना भरने को आएगा, 1800 या तो 2160, विच एवर इज हायर। एवरीवन क्लियर? बोलो कोई डाउट आया समझ में सब लोगों को? तो ये सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 करके आएगा बाद में। चलो यहां तक समझा सब लोग को? तो सप्लाई का बेसिक्स क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर पर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।